दोस्तों वेलकम बैक। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है आपका प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। पार्टिकुलर्स देके रखी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंसेस, टैक्स रेट। एक है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 और एक है ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। ठीक है, तो 19 का हम लोग डाटा देख लेते हैं पहले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी देके रखी है 20 लाख। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितनी देके रखी है 10 लाख। अदर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं और टैक्स रेट 50%। ये था 31 मार्च 19 का डाटा। फिर 31 मार्च 2020 के डाटे में आते हैं तो क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 13 लाख, अदर एक्सपेंसेस 1,20,000 और टैक्स रेट 50%। ये बहुत ही ईजी है। आपको पहले कौन सा ईयर लिखना है, जो पहले ईयर आता है उसको लिखना है। एज पर सीबीएसई ये फॉर्मेट है कि जो साल पहले आता है 31 मार्च 19 ईयर एंडिंग पहले होगा और 31 मार्च 2020 बाद में होगा। इसलिए हम लोग पहले लिखेंगे डाटा 31 मार्च 19 का। 31 मार्च 19 का डाटा में देखिए आप लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख लिखिएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट का और सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है एज पर सीबीएसई वो भी मैं बता देता हूँ, और सीबीएसई का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18-19 यानी आपकी ईयर स्टार्ट होती है, आपको सब लोगों को पता है। ये लोग 18-19 लिखे हैं इसको क्योंकि ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 18 से, एंड होता है 31 मार्च 2019 का। ठीक है, तो 31 मार्च 19 को आपको क्वेश्चन में कितना देखे कहा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग देखिए, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन में देखिए 31 मार्च 19 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना देखिए रखा हुआ है 20 लाख। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है 20 लाख कितनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख। ठीक है, इसी का हम लोग पहले एक साल का एक डाटा करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई आपकी, अदर इनकम कुछ है नहीं तो इसलिए कुछ भी ऐड न लेस हुआ, ऐड नहीं हुआ तो ये 20 लाख आपकी टोटल रेवेन्यू हुई। लेस एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 19 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है 10 लाख, तो वो 10 लाख हमने लिख दिया। अदर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं आया, यानी अदर एक्सपेंसेस जीरो है आपकी। तो टोटल रेवेन्यू कितनी हुई है अपनी 20 लाख और टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ 10 लाख। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख। ठीक है, टैक्स रेट कितनी देके रखी हुई है 50%। टैक्स रेट देके रखा हुआ है आपका 50%। ठीक है, टैक्स रेट 50%। लेस टैक्स आप लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया वो है 10 लाख। लेस टैक्स एट द रेट 50% यानी 50% ऑफ कितना, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आपका 10 लाख है। ठीक है, तो 10 लाख का 50% होता है 5 लाख रुपया। तो 10 लाख माइनस 5 लाख करेंगे तो कितना आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लाइकवाइज यू हैव टू डू 31 मार्च 2020 का डाटा। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखी रखी हुई है क्वेश्चन में 25 लाख, तो आपने 25 लाख लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 13 लाख, तो 13 लाख लिख दिया। और अदर एक्सपेंसेस देके रखा था 1,20,000। तो टोटल रेवेन्यू आपकी है 25 लाख माइनस टोटल एक्सपेंसेस कितना है 14,20,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ 25 लाख माइनस 14,20,000 करेंगे तो आपका आएगा 10,80,000। ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स जो मैंने बताया था 50% ऑफ 50% ऑफ, इस बार कितना प्रॉफिट कितना है 10,80,000। तो 50% ऑफ 10,80,000 कीजिएगा तो आएगा 5,40,000। 10,80,000 माइनस 5,40,000 यू विल गेट 5,40,000। नाउ उसके बाद हम लोग कंपेरेटिव, ये तो हो गया ये आपने जो डाटा दिया था वैसा कैसा लिख दिया। कंपेरेटिव का मतलब होता है एब्सोल्यूट चेंज निकालना। एब्सोल्यूट चेंज, पिछले साल टर्नओवर थी हमारी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी 20 लाख, इस साल कितनी है 25 लाख। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो 25 माइनस 20 करने से कितना आएगा 5 लाख। ठीक है, वापस 25 माइनस 20 5 लाख। इधर देखिए 13 लाख माइनस 10 लाख 3 लाख। 1,20,000 माइनस 0 1,20,000। 14,20,000 माइनस 10 लाख 4,20,000। फिर उसके बाद 10,80,000 माइनस 10,80,000। 5,40,000 माइनस 5 लाख इक्वल टू 40,000। 5,40,000 माइनस 5 लाख इक्वल टू 40,000। नाउ उसके बाद हम लोग को निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है आपका कि एब्सोल्यूट चेंज कितनी है 5 लाख। एब्सोल्यूट चेंज है 5 लाख, जो 5 लाख आपका निकला था। बेस क्या होगा आपका, जो पहले साल में जो मतलब पिछला साल यानी प्रीवियस ईयर, यानी जो बेस वही होता है जो एकदम सबसे पहला साल इसमें कौन सा है 18-19, तो इसी को बेस लेना है। सब में यही है 5 लाख बाई 20 लाख इंटू 100 कीजिए तो आपका 25% आएगा। वापिस आप देखिए 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100 कीजिए 25 आएगा।
फिर 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, यानी जो पहले जो साल था उसी को करना है 30। लाइकवाइज 1,20,000 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाई 0 कम्स टू इन्फिनिटी, सो यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। फिर उसके बाद 4,20,000 बाई 10 लाख 42, 80,000 बाई 10 लाख 8, 40,000 वापिस डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 8 आएगा, 40,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 8 आएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट आते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा हुआ है, और आप बना सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में देखिए आपका डाटा क्या देखे रखा है, पार्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयरहोल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल देखे रखा है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखे रखा है। वापस वही पहले आपको देखे रखा 31 मार्च 2020 और उसका 31 मार्च 2019। तो आपको भी इसमें भी कौन सा साल पहले लिखना है, 31 मार्च 2019, बिकॉज जो साल पहले आता है उसको पहले लिखते हैं एज पर सीबीएसई फॉर्मेट। तो आपका 31 मार्च 19 का मैंने डाटा है जो लिख रहा हूँ, 31 मार्च 19 का डाटा पहले आप लोग जो फिगर है इसमें कुछ नहीं करना, जैसा ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप क्या कीजिए, 31 मार्च 2020 को एक बार छोड़ दीजिए, बाकी 19 का डाटा पहले लिखना है, यानी 19 का जो डाटा है 31 मार्च 19 का जो डाटा है वो आप लिख दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी देखे रखिए 2 लाख, आप 2 लाख लिख दीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 लिख दीजिए। ट्रेड पेबल 40,000 लिख लीजिए। फिर टेंजिबल एसेट्स 1,20,000 तो 1,20,000 लिख दीजिए। लाइकवाइज यू ऑल राइट द फिगर्स ऑफ 31 मार्च 2019। उसके बाद 31 मार्च 2020 का डाटा लिख दीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है, 19 का डाटा पहले लिख दिया, फिर 2020 का डाटा लिखा, फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट का एकदम बहुत आसान है, ये एकदम पूरे ये जो सवाल है कंपैरेटिव कॉमन साइज का, ये एकदम मतलब क्लास 7 8 में जो परसेंटेज निकालते हैं और एब्सोल्यूट से निकालते हैं वही है, ठीक है। अभी आपको इसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसमें इक्विटी लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख, टोटल आपका कितना है 3 लाख। आप लोगों को ये परसेंटेज निकालने के लिए यानी 66.67% कैसे निकला, ये आपका निकला है 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, ये 2 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, टोटल कितना है 3 लाख। 2 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपका आएगा 66.67%। 60,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो आएगा 20। 40,000 बाई 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो आएगा 13.33। और अंत में आपका क्या होना चाहिए, ये ऑलवेज इक्वल टू परसेंटेज ऑलवेज इक्वल टू 100, ठीक है। ये 19 की बात थी, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मैंने बता दिया। अब आपको बताता हूँ एसेट्स के बारे में। 1,20,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100 करेंगे 40 आएगा। 30,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100 करेंगे 10 आएगा। 30,000 वापस 3 लाख से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 1 लाख बाई 3 लाख इंटू 100 33.33। 20,000 बाई 3 लाख इंटू 100 6.67, ठीक है। अगेन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 100। लाइकवाइज यू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ 31 मार्च 2020। इसमें क्या करेंगे 2,50,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100 करेंगे 62.5 आएगा। फिर 80,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100 करेंगे 20 आएगा। मैं ऑलवेज जो कैपिटल जो भी चीज़ की वैल्यू दी है उसको डिवाइड करना है टोटल से, इंटू 100 कर देना तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस क्विकली कम टू आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, रेगा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020, ठीक है। तो आपको क्या देखे रखा हुआ है, आपको देखे रखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल में 2 लाख और 2,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 देखे रखा है 50,000 और 70,000 के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा हुआ है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपका नोट नंबर 1 में ये क्वेश्चन का ही पार्ट होता है। नोट नंबर 1 देखे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस में आपका जनरल रिजर्व पिछले साल था 50,000, इस साल है 70,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट नंबर 2 देके रखा है। पिछले साल था आपका 1 लाख, इस साल है 80,000। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारी क्या थी वो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म बोरिंग है अपनी 12% डिबेंचर्स 1 लाख पहले और 80,000, ठीक है। उसके बाद क्या देके रखा हुआ है, करंट लायबिलिटीज में लिखा हुआ है ट्रेड पेबल।
पहले पिछले साल थी 60,000, इस बार हो गई 1,60,000। अदर करंट लायबिलिटीज में 4 नंबर में पिछले साल थी 25,000 और इस साल हो गई 20,000। ठीक है, तो नोट 3 और नोट 4 हम लोग देख लेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। नोट नंबर 3 में ट्रेड पेबल का बताया कि क्रेडिटर्स पिछले साल थे 40,000, इस साल हो गए 60,000। बिल पेबल पिछले साल 20,000, इस साल 1 लाख। ठीक है, और अदर करंट लायबिलिटी में बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले साल था 25,000, इस साल हो गया 20,000। ठीक है, उसके बाद ये करंट लायबिलिटी के बाद में आपका क्वेश्चन में है नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स का पार्ट में 2 पार्ट होते हैं एसेट्स के, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स में 5 नंबर 1,50,000 और 2 लाख। तो 5 नंबर का नोट देखिए क्या दिखा है। 5 नंबर के नोट में टेंजिबल फिक्स एसेट्स में दिखे रखी है मशीन थी पिछले साल 2 लाख रुपये और 2,60,000। प्रोविजन फॉर डिप्रेशन बना के रखा था 50,000 पिछला साल और इस साल प्रोविजन बना 60,000। ठीक है, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में लिखा है पिछले साल 10,000 और इस साल 22,000। तो नोट नंबर 6 देखिए इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में गुडविल पिछले साल थी 10,000 और इस साल 2,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या है बी नंबर पॉइंट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख और पिछले साल 1 लाख था एडवांस किसी को और इस साल 1,30,000। फिर करंट एसेट्स इन्वेंट्री ट्रेड रिजल्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो 70,000 40,000 और 90,000 और 60,000। ठीक है, तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, ये क्वेश्चन भी आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए व्हाट इज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपका आंसर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच शोस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम 3 एक्टिविटीज। वो 3 एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जो भी आपका नॉन करेंट एसेट्स है उसको आप मानिए नॉन करेंट एसेट्स इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटीज? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद ये जो शेयर कैपिटल होता है अपना शेयर कैपिटल ये होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज और लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो मैं आपको पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज सबसे पहले कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए हालांकि सॉल्यूशन मेरे पास किया हुआ है, सॉल्यूशन में जो मैंने बताया है वो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज पहले देखें। देखिए आपका पहले शेयर कैपिटल कितना था 2 लाख, अभी कितना हो गया 2,50,000। इसका मतलब क्या है कि आपने शेयर्स इशू किए कितने के 50,000 के लिए। 2,50,000 माइनस 2 लाख इक्वल टू 50,000। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स अगर आप करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन में, मैं बाद में पूरा दिखा दूंगा कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स 50,000 शेयर्स इशू करने से पैसा आएगा इसलिए पॉजिटिव में लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। नोट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था आपका नोट नंबर 2 में लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म बोरिंग 12% डिबेंचर पहले था 1 लाख, पहले था 1 लाख उसके बाद कितना हुआ 80,000। यानी इस साल आपने कितने पेमेंट कर दिए 20,000 पेमेंट कर दिया तभी तो 80,000 हुआ। 1 लाख माइनस 20,000 यानी डिबेंचर होल्डर वालों को आपने पेमेंट किया। पेमेंट करने से ये सिंपल सी बात है कि 20,000 आप पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा तो हम लोग को नेगेटिव में लिखना है। रिडम्पशन ऑफ रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर लिखिए या रिडम्पशन लिखिए माइनस में 20,000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है अच्छा मैंने एक चीज बोलना भूल गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया हुआ है नंबर 1 में। During the year, a piece of machinery with a book value of 30,000, provision for depreciation on its 10,000 was sold at a loss of 50% on book value. Number 2 पॉइंट लिखा हुआ है डिबेंचर्स were redeemed on 31st March 2020. डिबेंचर कब रिडीम किया 31st March 2020। आपका जो डिबेंचर है वो है 1 लाख रुपये का और 80,000 रुपया। कहने का मतलब है ये कि आपका 31st March 19 यहाँ पर था और 31st March 2020 यहाँ पर था। ये क्यों पॉइंट देके रखा है मैं बता देता हूँ। ये था 1 लाख रुपया और आपने जाते जाते 31 मार्च 2020 को आपने 20,000 का पेमेंट कर दिया तभी आपकी ये हो गई डिबेंचर का वैल्यू 80,000 और डिबेंचर की रेट क्या है 12%। तो 1 लाख के ऊपर आप जो इंटरेस्ट लोगे वो कितने पूरे साल के लिए लोगे 1 लाख के ऊपर आपने पूरा साल का लिया 12% तब जाके आया 12,000। ये इंटरेस्ट आपको डिबेंचर होल्डर वाला को देना है। ठीक है,
ये डिबेंचर होल्डर वाला को इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट पेड और डिबेंचर भी क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगी। ठीक है, और ये है फाइनेंशियल एक्टिविटीज की पार्ट। और ये क्यों दिया हुआ था रिडम्पशन की आपने 31 मार्च 2020 को किया, क्योंकि हो सकता है आप रिडीम यहाँ ही कर दें, यहाँ करते हैं तो आपका 6 महीना का, सपोज मान लीजिए 30 सितंबर को अगर रिडीम करते डिबेंचर तो यहाँ पर 80,000 होता, तो पहले मुझे 1 लाख के ऊपर 12% मार के 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ता, फिर 80,000 इंटू 12% इंटू 6/12 करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में बोला 31 मार्च 2020 को ही रिडीम किया था डिबेंचर होल्डर वाला का पैसा, यानी आपने 20,000 लास्ट के डेट में दिया, यानी आपको इंटरेस्ट पूरा साल भर का कैलकुलेट करना है ऑन 1 लाख रुपीज, जो आएगा 12,000, 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 1 ईयर। ठीक है, तो 12,000। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड थी, तो मैं बता देता हूँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। एक तो अपना शेयर्स 50,000, रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर 20,000, इंटरेस्ट पे करने से पैसा जाएगा। तो 50 पॉजिटिव में और 20 और 12 नेगेटिव में। 50 माइनस 20 करेंगे तो आएगा 30, 30 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 18,000, और 18,000 पॉजिटिव में तो मैंने लिखा है कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज 18,000। ठीक है, ये हो गई अपना फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लिखा हुआ है। टेंजिबल एसेट्स के बारे में नोट दिया हुआ था। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स में आते हैं अपने मशीन का वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2,60,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। जब कभी भी ये मशीन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहता है तो आपको 2 लेजर बनाना पड़ता है, एक मशीन अकाउंट का, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि मैं एसेट्स अकाउंट्स ऑफ व्हाट बैलेंस, एसेट्स अकाउंट्स ऑफ डेबिट बैलेंस। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, मशीन की ओपनिंग बैलेंस कितनी है अपने क्वेश्चन में 2 लाख मशीन का ओपनिंग बैलेंस है ना, वो देखिए आपका 31 मार्च 2019 है। 31 मार्च 2019 क्या होगा ओपनिंग, और 31 मार्च 2020 होगा क्लोजिंग। ठीक है, तो मैंने मशीन अकाउंट बनाया है आपके लिए। तो मशीन अकाउंट देखिए, ओपनिंग बैलेंस है आपका टू बैलेंस BD 2 लाख रुपीज़, बाय बैलेंस CD 2 लाख, बाय बैलेंस मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2,60,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिवर्स होता है, बिकॉज दिस इज एन एसेट्स, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाते हैं लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटी अकाउंट्स और क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग इधर आएगा, बाय बैलेंस BD 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस आएगा 60,000। फिर क्या लिखा हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, आपको एक और चीज दी हुई थी ना, ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीन, यानी एक मशीन का टुकड़ा, एक मशीन का पार्ट आप बोलिए, विद अ बुक वैल्यू ऑफ 30,000। कितनी बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में वैल्यू थी 30,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन इट कितना 10,000, यानी डेप्रिसिएशन उसके ऊपर प्रोविजन कितना का बना के रखा था मशीन का 10,000 का। ठीक है, तो आज की उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 30 माइनस 10 करने से 20,000 उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, तो वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 50% ऑन बुक वैल्यू लॉस कितनी, बुक वैल्यू 30,000 के ऊपर 50% कितना होता है 15,000। बुक वैल्यू कितनी है 30,000 है, तो उसका 50% होता है 15,000 रुपया। ठीक है, तो ये क्या ट्रीटमेंट होगा, हम लोग ने मशीन की ओपनिंग लिख दी, क्लोजिंग लिख दिया 2,60,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग लिख दिया 50,000, क्लोजिंग लिख दिया 60,000। उस मशीन के, जिस मशीन को आपने बेचा उसके ऊपर प्रोविजन कितना का है 10,000। तो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000। और टू मशीन लिखा तो ये मशीन में कौन सा साइड में आएगा, अगर प्रोविजन में लेफ्ट साइड है तो मशीन में राइट साइड आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। अब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 10 + 60 = 70,000, 70,000 और इधर क्या है माइनस 50,000। जो बचा वो आपका बैलेंसिंग फिगर है 20,000, वो है डेप्रिसिएशन। जो इस पूरे मशीन में जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 20,000 का लगा हुआ है, तो ये आ गया आपका 20,000। ठीक है, और ये टोटल हो गया 70,000। ठीक है, अब आते हैं मशीन के पार्ट में। मशीन के पार्ट में आपने ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ आ गया, किसी का लेफ्ट तो किसी का राइट उस हिसाब से। और उसके बाद आपने क्या किया कि वो मशीन को लॉस में आपने बेचा था, कितने में बताया था ना कि उसकी बुक वैल्यू है 30,000। ठीक है, मैं वापस करके दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर प्रोविजन बना के रखा था डेप्रिसिएशन का 10,000 का। ठीक है, लेकिन उसको बेचा कितना आपने लॉस में 50% ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, 50% ऑफ बुक वैल्यू कितना होता है 15,000। 30,000 का 50% कितना 15,000 रुपया। उसको लॉस में बेचेंगे तो क्या होगा, बाय लॉस ऑन मशीन कितना 15,000 रुपया। ठीक है, यानी आपने 30,000 का 50% कितना हो गया 15,000 रुपया, बाकी
पैसा आपको मिल गया। लॉस कितना, 15,000 रुपये का। तो अपने पास पैसा कितना आया, ऑब्वियसली बात है 15,000 पैसा आया, क्योंकि 30 माइनस 15 इक्वल टू 15, दैट इज द 30 माइनस 30,000 बुक वैल्यू थी, उसको आपने लॉस में बेचा 15,000 रुपया आया, 15,000 रुपया में, तो 15,000 रुपया अपने पैसा आया। तो सेल करके कितना मिला पैसा, 15,000 रुपया, और लॉस भी कितना का हुआ, 15,000 का। इन चारों को टोटल कर लीजिए, 10,000 प्लस जो पैसा आया 15,000 रुपये का, लॉस 15,000 रुपये का, और प्लस क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख, ये करके आपका आएगा 3 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख कीजिए तो आएगा 1 लाख। समझने नहीं आया तो मैं वापस बता रहा हूँ, क्लोजिंग 2,60,000, लॉस 15,000 रुपये का, प्लस जो पैसा मिला मशीन को बेच के 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 10 40, और 40 प्लस 2,60,000 इक्वल टू 3 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 1 लाख। ये टू बैंक अकाउंट परचेस ऑफ मशीन अकाउंट, ठीक है, और वो था सेल ऑफ मशीन। तो मैंने क्या बोला, एनीथिंग रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, एज ए व्हाट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप लोग आप देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल मशीन सेल कितने की थी, 15,000 रुपये की। परचेस अपने कितने की थी, 1 लाख रुपीज़ की। परचेस आपने दिखा ना, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो परचेस ऑफ मशीन कितना, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और इधर ही देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस। किसी को आपने पैसा पहले 1 लाख रुपया दे के रखा था, अभी कितना हो गया, 1,30,000, यानी इस साल आपने कितनी दी, 30,000 पैसा और दे दिया। पैसा देने से पैसा जाएगा तो नेगेटिव में लिखा 30,000। तो देखिए 15 तो पॉजिटिव में, 1 लाख नेगेटिव में, और 30,000 भी नेगेटिव में। नेगेटिव आपस में प्लस हो गए, 1 लाख प्लस 30,000 इक्वल टू 1,30,000, लेकिन साइन किसका बढ़ा, नेगेटिव का बढ़ा। 1,30,000 पॉजिटिव में, नेगेटिव में, और प्लस 15,000, तो करके आएगा नेगेटिव में 1,15,000। नेगेटिव में होता है तो हम लोग उसको लिखते हैं कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,15,000। तो आई थिंक कि आपका ये हो गया होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आपका ये 1,15,000 और ये 18,000 कैसे आया, मैंने फाइनेंशियल एक्टिविटीज समझा दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समझा दी, ठीक है। अब आपको बताता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करना है, अपने को रिजर्व एंड सरप्लस को सबसे पहले देखना है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा हुआ है, 50,000 और 70,000, ठीक है। तो नोट नंबर 1 लेके रखा हुआ था, इसमें प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा है, जनरल रिजर्व। पिछले साल जनरल रिजर्व कितने 50 और इस साल कितनी है 70,000, ठीक है। तो कितना का जनरल रिजर्व हुआ इस बार ट्रांसफर, 20,000, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं है, यानी प्रॉफिट अपना सीधा कितना है 20,000 ही है, ठीक है। तो मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 70 माइनस 50 इक्वल टू 20,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। जो लॉस अपना हुआ था मशीन का या डिप्रिसिएशन का, ये सब जो चीज़ है ये हम लोग देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ आप लोग को, ये दिखाने के लिए ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है। आप प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस किधर लिखते हैं, टू लॉस इधर लिखते हैं, टू डेप्रिसिएशन इधर लिखते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। इधर आपका आता है बाय जीपी, तभी तो आपका होता है नेट प्रॉफिट। लेकिन कैश फ्लो बोलता है ये सब जो आइटम्स है, लॉस होना, ये सब क्या है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, ये डेली नहीं होता लॉस। इसलिए ये लोग आप लोग प्रॉफिट निकालने के लिए तो क्या करते हो, इसको ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ये सबको माइनस करते हो। अभी आपको वापस क्या करना है, एड बैक करना है। क्या करना है, एड बैक करना है। ये सब होते तो लॉस माइनस, डेप्रिसिएशन माइनस, गुडविल माइनस, इंटरेस्ट ऑन लोन डिबेंचर माइनस होते, तभी जाके नेट प्रॉफिट निकलता है। लेकिन मुझे ये सब चीजें क्या होती है, रोज नहीं होती, इसलिए ये सबको माइनस की जगह अब क्या करना है, रिटर्न बैक प्लस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लॉस जो हुआ था 15,000 जो मशीन अकाउंट में आपको दिखाया था मैंने, लॉस कितना का हुआ था, लॉस हुआ था आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000 रुपये का, उसको एड बैक करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका 20,000, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से निकला था ना 20,000 आपका, ये लॉस डेप्रिसिएशन को भी वापस एड बैक करना है, ठीक है। तो 20,000 गुडविल रिटर्न ऑफ कर लीजिए आप लोग। देखिए नोट नंबर 2, यहाँ पर ये जो इंटेंजिबल एसेट्स में लिखा हुआ है ना, 6 नंबर, सॉरी नोट नंबर 6 में लिखा हुआ है 10,000 से 2,000 हो गई, ठीक है। ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या है, गुडविल। 10,000 से 2,000 होना, यानी 8,000 रुपया आपका गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, यानी गुडविल एमोटाइज हुआ है, ठीक है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ भी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लेफ्ट साइड में आता है, तो इसको वापस एड बैक करेंगे 8,000 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग दिखाते हैं, लेकिन ये तो
आप लोग डिबेंचर जब लोन लोगे तभी तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो ये हमेशा नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग, तो इसलिए इसको भी रिटर्न पे करते हैं। तो 15 + 20 + 8 + 12 इक्वल टू 55,000, 50,000 + 20,000 इक्वल टू 75,000। इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि करंट लायबिलिटी गो विद द फ्लो, इंक्रीज होने से प्लस, डिक्रीज होने से माइनस। करंट एसेट्स इंक्रीज होने से रिवर्स, माइनस, और डिक्रीज होने से प्लस। यानी करंट लायबिलिटी गो विद द फ्लो, इंक्रीज होने से प्लस, डिक्रीज होने से माइनस। करंट एसेट्स डज नॉट गो विद द फ्लो, इंक्रीज होने से माइनस, क्लोजिंग डिक्रीज होने से प्लस। ठीक है, अब आप लोग को देखना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या लिखा हुआ है? ट्रेड पेबल, नोट नंबर 3 दे के रखा है, 80,000 और 60,000 और 1,60,000 कैसे आया। ठीक है, तो उसको आप लोग देखिए। क्या है इसमें ट्रेड पेबल में? क्रेडिटर। अब देखिए, पहले था 40,000 क्रेडिटर्स, अभी हो गया 60,000, यानी इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने से मैंने क्या बोला था? करंट लायबिलिटी गो विद द फ्लो, यानी प्लस होगा। ठीक है, बिल पेबल 20,000 से 1 लाख हो गया, यानी वापस इंक्रीज हुआ, तो करंट लायबिलिटी गो विद द फ्लो, इंक्रीज होने से वापस प्लस। तो कितना करेंगे? क्रेडिटर का प्लस 20,000 और इसका 80,000। ठीक है, तो देख लीजिए कि मैंने क्या लिखा है। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 20,000, इंक्रीज इन बिल पेबल 80,000, प्लस हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? अदर करंट लायबिलिटीज में क्या लिखा हुआ है? 4 नंबर, नोट नंबर 4 को जाना पड़ेगा। 25,000 से 20,000 हो गया, तो क्या थी वो अदर करंट लायबिलिटीज में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 25,000 से 20,000 हो गया, यानी कम हो गया। आउटस्टैंडिंग क्या होती है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने से माइनस, तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? -5,000। ठीक है, कैसे हुआ वो बताते हैं। 25 - 20 = 5,000। ठीक है, उसके बाद अपने आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री 70,000 से 90,000। एसेट्स इंक्रीज होने से क्या होता है? करंट लायबिलिटी तो इंक्रीज होने से प्लस, करंट एसेट्स इंक्रीज होने से माइनस। कितना? 20,000 आप लोग माइनस कर दीजिएगा। और ट्रेड रिसीवेबल 40,000 से 60,000 हो गई, वापस इंक्रीज होने से माइनस। ठीक है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 माइनस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ऑल्सो माइनस। ठीक है, ये तीनों आगे। तो 20 + 80 = 1 लाख। 1 लाख - 5,000, 95,000। 95,000 - 20,000, 75,000। 75,000 - 75,000 -20 = 55,000। तो 75 + 50 55 = 1,50,000। ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अब देखिए, आपको बताता हूँ। 1,30,000 - 1,15,000 = कितनी आएगी? 15,000। 15,000 + 18,000 = 33,000। ये है आपका नेट कैश इनफ्लो। पॉजिटिव में आने से इसलिए इसको लिखते हैं इनफ्लो। क्या लिखते हैं? इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर 33,000। अब आप लोग देखिए, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है अपना? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 65 है। इसके साथ आप 65 के साथ जोड़िए 33 को, तो आ जाएगा 98,000। यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड कितना है? 98,000। और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें क्वेश्चन में भी कितना देके रखा है? 98,000। ठीक है, यानी योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, इसका मेन मकसद है कि आपको कैश इनफ्लो को बनाने का मतलब, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब यही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड अगर आपका राइट आ गया, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको इसका फोटो है जो आपको दिखा देता हूँ, आप चाहे तो देख लेना पूरी अच्छे तरह से कि मैंने कैसे लिखा है। ये जो वर्किंग बना के रखी हुई है, ये प्रॉफिट लॉस के बारे में बताया था। लॉस, ऐसे तो हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉस, डिप्रिसिएशन, गुडविल, ये सब इंटरेस्ट और डिबेंचर माइनस करते हैं, लेकिन आपको एड बैक करना है। ये सब जो मैंने बताया था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, डिप्रिसिएशन, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आंसर। मैंने बस आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन कैसे है, आपको समझने आना चाहिए मेन चीज़। पहले मैंने लिखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये सब, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। यहाँ से देखिए, ओके, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, मैंने किस हिसाब से लिखी है। ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी के लिए आप लोग लेजर को भी बना सकते हैं कि लेजर के लिए आप सेल ऑफ मशीनरी वर्किंग नोट 1 दे सकते हैं। ठीक है, जो मैंने मशीन और परचेस ऑफ मशीनरी के लिए भी आप वर्किंग नोट 1 दे सकते हैं चाहे तो। ठीक है,
मैं आपको मशीन और लेजर का भी फ़ोटो दिखा देता हूँ। इसको आप नाम दे दीजिए वर्किंग नोट 1 बोल के। मशीन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए जैसे मैंने लिखा है, ये ऊपर का पार्ट आपका नहीं है, ये सब आपको सिर्फ मशीन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखना है। आई होप इट्स क्लियर। डेप्रिसिएशन आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से निकलेगा जो कि एड बैक हो जाएगा